खुशी और हर्ष का विषय है कि हमारे बीच एक बहुत मानी हुई पर्सनालिटी, बहुत अनुभवी डॉक्टर नवीन माथुर जी के रूप में जयपुर से पधारी है और आप विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति, नया परिदृश्य, नई शिक्षा व्यवस्था, इन सब पर एक सारगर्भित व्याख्यान के लिए हमने डॉक्टर नवीन माथुर जी को आमंत्रित किया है। मैं प्राचार्य डॉक्टर अनूप व्यास जी से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि डॉक्टर नवीन माथुर जी को हमारे वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमर रत्नानी जी को और हमारे वाणिज्य विभाग के ही वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर आदित्य गुनावत जी, जो कि पूर्व में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग में डायरेक्टर करियर गाइडेंस और काउंसलिंग के राज्य निदेशक रहे हैं। वर्तमान में डॉक्टर आदित्य गुनावत जी हमारे IQAC के अधिकारी भी हैं, जो नेक की एक्रेडिटेशन का कार्य करता है और जिसके आधार पर हमारे महाविद्यालय को ग्रेड मिलती है और उसके बाद ग्रांट का भी तय। मैं आज हमारे बीच पधारे डॉक्टर नवीन माथुर जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर नवीन माथुर जी के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूँ, हालांकि सबका परिचय देना सूरज को टॉर्च या दिया दिखाने के समान है, क्योंकि सर इतने अनुभवी हैं, इतने अनुभवी शिक्षा भी हैं कि उनका परिचय किसी का मोहताज नहीं है। डॉक्टर नवीन माथुर जी पूर्व कुलपति रहे हैं जगन्नाथ यूनिवर्सिटी राजस्थान में। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन और विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग में रहे हैं। आप अनेक पुस्तकों के लेखक हैं, कई किताबें आप लिख चुके हैं और 100 से अधिक विद्यार्थियों ने आपके निर्देशन में PhD का शोध कार्य संपन्न किया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों की जो RDC कमेटी होती है PhD के लिए, उसमें आप मुख्य, जिसे हम चेयरमैन कह सकते हैं, उसके लिए आप नामांकित हुए हैं और वहां आपने RDC में अनेक शोधार्थियों की सिनॉप्सिस और उनके शोध कार्य को पास किया है। ऐसे मुख्य वक्ता और ऐसे मुख्य अतिथि को हम आज अपने बीच पाकर गौरवान्वित हैं। मैं प्राचार्य महोदय डॉक्टर अनूप व्यास जी से सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर नवीन माथुर जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। डॉक्टर अनूप व्यास। वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमर रत्नानी जी से अनुरोध है कि आप हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर नवीन माथुर जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आप सभी विद्यार्थियों का भी इस हॉल में स्वागत है और मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा डॉक्टर अनूप व्यास जी से कि आज के विषय प्रवर्तन पर 2 शब्द कहें। इस महाविद्यालय में और इस कलाम कक्ष में बहुत सारे विद्वजन आपके मार्गदर्शन के लिए आए हैं। आज उसी कड़ी में राजस्थान जयपुर से डॉक्टर नवीन माथुर जी का आगमन हुआ है। डॉक्टर नवीन माथुर जी आपको आज नवीन शिक्षा नीति और उसका रोजगार पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इस संबंध में आपसे रूबरू होंगे। मंच पर आसीन हमारे वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमर रत्नानी जी, IQAC सेल के
इंचार्ज डॉक्टर आदित्य मुनावत जी और इस लेक्चर के लिए इस मीटिंग का संचालन कर रहे डॉक्टर आशीष पाठक जी और इस कार्यक्रम में आप सब जो आप आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक नई शिक्षा नीति को लागू करने के मामले में मध्य प्रदेश भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। यहाँ पर ये नई शिक्षा नीति इस सत्र से लागू हुई है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इस नई शिक्षा नीति के तहत आपको 3 वर्ष के पश्चात या 4 वर्ष के पश्चात जैसा कोर्स आप करेंगे, 1 साल में आपको पता है सर्टिफिकेट है, 2 साल में डिप्लोमा है, 3 वर्ष में डिग्री है, तो 4 वर्ष में रिसर्च विद डिग्री यानी ऑनर्स की डिग्री आपको दी जाएगी। तो इतने सब इस नई शिक्षा नीति के सोपान हैं। उनका रोजगार पर क्या असर हो सकता है, आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत कैसे आगे बढ़ेगा, ये सब इस नई शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। साथ ही आपको सनातनी और अपने सांस्कृतिक विरासत से भारत की परिचय कराना भी इस नई शिक्षा नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। इन सब बातों को आपके बीच रखने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर नवीन माथुर को कि वो आपको आकर यहाँ प्रबोधित करें। धन्यवाद। जी, आचार्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, एग्रो डिपार्टमेंट, डॉक्टर अमर सिंह जी, आईपी साहब की मुखिया डॉक्टर आदित्य जी, आशीष पाठक जी, अन्य सभी शिक्षक साथी और सबसे ऊपर प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं प्रोफेसर अनूप व्यास जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया छात्रों से बात करने। मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि लगभग 50% छात्राएं मौजूद हैं। इस देश में विमेन एम्पावरमेंट की, महिलाओं की शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है और यह खुशी की बात है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से जो सेमिनार हो रहे हैं, इसमें छात्राएं शायद अधिक हैं। ये भी एक बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले मैं डॉक्टर कलाम के बारे में कहना चाहता हूँ, जिनके नाम से हॉल है जहाँ बैठे। तो डॉक्टर कलाम जो है वो 3 बातों पर विश्वास करते थे और वो बातें ज़ोरास्टर, एक ईरान का स्पिरिचुअल लीडर होते थे ज़ोरास्टर ने जीवन के सिद्धांत बताए। उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में कहा कि जीवन के 3 सिद्धांत हैं, वो माता, भूखता, हर्षता। मतलब इंग्लिश में गुड थॉट्स, अच्छे विचार, गुड वर्ड्स, अच्छे शब्द और गुड डीड्स, अच्छे कार्य। अब्दुल कलाम ने जो अपने जीवन में जिन 3 सिद्धांतों की पालना करी, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स, इसको 3G फॉर्मूला कहते थे वो। ऐसे महान व्यक्ति के नाम जो हॉल बनाए उसमें आप उपस्थित हैं। कम से कम डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवनी से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन का एक मंत्र बना लें। उससे आपका केवल लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कैरियर में इंप्रूवमेंट,
और समाज में इम्प्रूवमेंट भी होगा और युवाओं में इस चीज की बहुत आवश्यकता है। तो अब्दुल कलाम से भी आप सीखने का प्रयत्न करें। आज व्यास साहब ने जैसे मुझे बताया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई, जबकि कोरोना काल उस काल में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई, उसको अपन सबसे भाषा में नवीन शिक्षा नीति के नाम से जाना। देखिए, आजादी के बाद भारत में अनेक कैच फ्रेजेस इस्तेमाल हुए और वर्तमान में चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गरीबी हटाओ, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, मेक इन इंडिया, अनेक प्रकार के जो सूत्र वाक्य या कैच फ्रेजेस आप कहते हैं उसका इस्तेमाल हुआ है और उसमें शिक्षा नीति में सम्मिलित है। भारत जब आजाद हुआ उसके बाद से अनेक प्रकार के अनेक शिक्षा आयोग गठित किए गए। डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग गठित किया गया जिन्होंने 48-49 में पूरी रिपोर्ट तैयार करी और पेश की। उसके बाद गोदावरी कमीशन गठित किया गया और जिसकी सबसे अधिक चर्चा वर्तमान सरकार करती है वह है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और लगभग 34 वर्ष के बाद भारत में नवीन शिक्षा नीति बनाई गई जिसको औपचारिक नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद मध्य प्रदेश में ये शिक्षा नीति लागू भी की गई। शिक्षा नीति में मुख्य बातें क्या है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए और इसका रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा नीति होती या नहीं होती, लेकिन जब भी कोई विद्यार्थी कॉलेज में आता है तो उसके दिमाग में बात होती है कि मैं आगे क्या करूंगा। या तो वो जॉब की तलाश करता है या कोई फैक्ट्री खोलने के लिए अभी से दिमाग में विचार आता है। इन सब के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ज्ञान के अतिरिक्त आपकी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स। वर्तमान समय ग्लोबलाइजेशन का है, वैश्वीकरण का है। बाजारों में आप देख रहे हैं कि बहुत परिवर्तन आ गया है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ गया है। आज अपन इंडस्ट्रियल 4 से रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। आपने शायद पहले पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बारे में। अब जो जमाना है बिल्कुल परिवर्तित हो गया, बिल्कुल बदल गया है। मैं जब 80 में पढ़ता था और आज के जमाने में बिल्कुल डिफरेंट। ना तो उस पर कंप्यूटर थे, ना मोबाइल फोन थे। आपको सारी जानकारी मोबाइल फोन में मिल जाती है।
बाजारों में परिवर्तन आ रहा है, ट्रेड कॉमर्स में परिवर्तन आ रहा है। तो ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, इन सब परिवर्तनों से आप अवगत रहे। केवल किताबी ज्ञान से आपका विकास नहीं होगा। आपने बैलेंस शीट बनाना सीख लिया या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर ली, इकोनॉमिक्स की स्टडी कर ली, बैंकिंग का व्यवस्था जानते हैं, लेकिन जब तक वर्तमान में जो परिवर्तन हो रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान जो है, बाजार में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसकी आपको जानकारी नहीं होगी तो आपका विकास नहीं हो सकता और रोजगार की आप उम्मीद नहीं करें। तो therefore the first most important task before all the students who have joined this college is to be aware of the different developments that are taking place in the market, developments in the economy, developments all over the world, in the national developments, and the changes in technology. Unless you are able to use your mobile phones, it is not a supplementary now tool, it has become a major tool of learning. जो चीज आपको किताब में मिलेगी वो तो छप के आती है, पता नहीं कब छपी है, वो 1 साल पहले छपी, तो आप पढ़ नहीं। लेकिन मोबाइल फोन पे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी, व्हाट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं। तो जो वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, प्रबंधन के विद्यार्थी हैं, विशेष रूप से इनको इस वाणिज्य की जानकारी होनी चाहिए। जब ये जानकारी होगी तभी आपको एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिलेंगे। दूसरी बात है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का विशेष दायित्व है। आपका हिंदी मीडियम है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ग्लोबल लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे भी सुधार करना है। अभी से आप कोशिश करें तो जब आप कॉलेज से निकलेंगे तब आप एक कम से कम जो सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान है वो तो कम से कम हो। सामान्य बोलचाल की भाषा तो आपको आनी चाहिए, लेटर्स लिखने आनी चाहिए। हर एक चीज मोबाइल पे SMS करके आपको आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी एप्लीकेशन यूज करके आपको, अगर आपको विकास करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति बनानी है, आगे बढ़ना है, आप बिल गेट्स की तरह बढ़ना चाहते हैं तो यू हैव टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्न इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। और मैं तो व्यास साहब से कहूँगा कि इंग्लिश की क्लासेस एक्स्ट्रा लगाएं। कम्युनिकेशन इंग्लिश के छोटे-छोटे 15-15, 20-20 दिन के आप सर्टिफिकेट अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा नीति जो आपको सीधे प्रभावित करती है वो है शिक्षा में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं कि आप चाहे यहाँ पर लागू होंगे, मेरे ख्याल से तो होगी। 1 साल का कोर्स भी कर सकते हैं जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फर्स्ट ईयर के अंदर आप ज्वाइन करें और सेकेंड ईयर आप अगर किसी कारण से नहीं कर पा रहे तो आप बाद में भी कर सकते हैं, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी ये अन्य राज्यों में लागू है। कॉलेज से राजस्थान में अभी लागू नहीं हुई। पहले व्यवस्था थी कि 2 साल गैप आया था तो स्टूडेंट को वापस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ता था, अब वो व्यवस्था नहीं। तो कुछ वर्षों बाद अगर आप सेकेंड ईयर दोबारा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट ले लें और आपका जो क्रेडिट आपने अर्न किया है वो क्रेडिट जो है बैंक में जमा हो जाएगा। जैसे आप पासबुक बैंक की होती है, आप पैसे जमा करते हैं, उसी तरह से वो क्रेडिट आपके जमा हो जाएगी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और जब आप 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद सेकेंड ईयर करेंगे
फर्स्ट ईयर का रिकॉर्ड और सेकेंड ईयर की जो परीक्षा में आप क्रेडिट मिले वो जुड़ जाएंगे। तो 3 वर्ष का जो पीरियड है वो 10 वर्ष में ही पूरा हो सकता है। तो ये मेजर परिवर्तन आया है छात्रों की दशा में। और अगर आप ऑनर्स कोर्स करते हैं 4 वर्ष का, 1 वर्ष उसमें एक्स्ट्रा है, तो उसके अपने एडवांटेज है। अभी जो व्यवस्था थी, पहले जो व्यवस्था थी उसमें 3 साल का कोर्स करने के बाद आपको 2 साल का पीजी करना पड़ता था, 3 इयर्स बीकॉम फिर 2 इयर्स एमकॉम। अब ये करते हैं 4 इयर्स प्रोग्राम आप कर लें, ऑनर्स ले लें और उसके बाद 1 वर्ष पीजी आप करें, 2 वर्ष, तो टोटल तो उतना ही हो गया। और आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो 4 वर्ष बाद भी आपको पीएचडी में एनरोलमेंट होता है। तो जो सरकार की मंशा है वो अनुसंधान को बढ़ाने की है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिससे आप डायरेक्टली प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी बात जिसमें कही, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल डिग्री प्राप्त करना है या समाज के लिए कुछ करना भी है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सामाजिक परिवेश है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। और शिक्षा नीति के जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? दुनिया के सभी देशों ने मिलकर जो दुनिया की सामान्य समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, उन पर विचार किया और उन्होंने 17 लक्ष्य बनाए कि प्रमुख विश्व की समस्याएं, वो भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, कोई भी देश हो, प्रमुख समस्याएं क्या है? तो उन्होंने 17 समस्याएं आइडेंटिफाई करी और 17 लक्ष्य निर्धारित करे। उन 17 लक्ष्यों को ही अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। उदाहरण के रूप में सबसे पहला समस्या पूरी विश्व की है, वो है गरीबी, पॉवर्टी, जिस द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड, जहां पर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है। भारत में भी करीब 16 करोड़ लोग अंडर नरिश्ड और भूखे सोते हैं आज भी। आज 28 अप्रैल 2022, आज रात को भी 16 करोड़ लोग अंडर नरिश्ड या भूखे, हंगरी और अंडर नरिश्ड हुए। पूरे विश्व में गरीबी सबसे बड़ी समस्या है। तो शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार से हो कि जिससे कि ऐसा आर्थिक विकास हो जिससे गरीबी दूर हो। अभी आप देखते हैं कि अमीर तो बहुत अमीर है और गरीब गरीब। आप शहर में बैठे हैं, गांव में जाए, हालत दूसरी है। आपके यहाँ जो भी छत है, पंखे चल रहे हैं, एयर कंडीशनर्स है, कूलर चल रहे, उसके जरिए उसके बाद सुबह शाम का खाने का पता नहीं है, चाहे रात को क्या हमको क्या पता कहाँ से लाना पड़ेगा। ऐसे लोगों की संख्या पूरे दुनिया में बहुत अधिक है। और जो अमीर हैं, जिसके आप अडानी की बात करते हैं, बिल गेट्स की बात करते हैं, अंबानी की बात करते हैं, गरीब व्यक्ति 2018 में, मेरा सब बहुत तारुफ की बात है, तो 2018 में दुनिया के 8 लोगों के पास कितनी संपत्ति थी? पूरी दुनिया के 50% लोग की संपत्ति से अधिक संपत्ति थी।
केवल 8 व्यक्तियों के पास 8 persons of this world their wealth more than the wealth of 50% of the world population. और 19 में 63 Indians their wealth was more than the union budget of 1819. 18-19 का जो यूनियन बजट था उससे अधिक वेल्थ तो 63 लोगों के पास थी भारत में। तो प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी शिक्षा, ऐसी कौन सी आर्थिक नीति जो आजादी के अभी 75 वर्ष हो गए, जिससे कि गरीबी और अमीरी में जो अंतर है खाई है वो बढ़ती जा रही है। ऐसी शिक्षा से क्या फायदा, ऐसे आर्थिक विकास से क्या फायदा, ऐसे सामाजिक योजनाओं से क्या फायदा। तो शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो भारत की आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं उसको उनका समाधान ढूंढा जाए शिक्षा के माध्यम से। जो विश्व की समस्याएं हैं उस पर ध्यान दिया जाए। तो आप जो पढ़ रहे हैं ये केवल ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर सॉल्यूशन आप ढूंढे। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई इक्विलिटी ऑफ एजुकेशन, सोशल इक्विलिटी की बात की गई। लेकिन भारत का संविधान आप पढ़े, संविधान तो पहले बना हुआ है, संविधान के प्रस्तावना पढ़े, उस प्रस्तावना में एक बात कही है, उसमें उसका संविधान का स्टार्टिंग कैसे है, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया रिजॉल्व टू इंश्योर, और में बहुत सारी बातें की गई है, उसमें लिखा है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक सामाजिक न्याय। ऐसी कौन सी आर्थिक न्याय आप देख रहे हैं, सामाजिक न्याय देख रहे हैं कि लोग एक तरफ भूखे पड़े और दूसरी तरफ अंबानी अडानी जैसे अमीर लोग हैं जिनके पास धन की कोई सीमा नहीं। तो प्रश्न ये है कि आर्थिक असमानता जो है वो बढ़ रही है। शिक्षा का विकास क्यों हो रहा है, आर्थिक विकास क्यों हो रहा है, सामाजिक विकास क्यों हो रहा है, अनेक प्रकार की आर्थिक सामाजिक योजनाएं बन रही है। रोज आप नई योजना का नाम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने ये योजना घोषित कर दी। सवाल ये है कि उसका निष्कर्ष क्या निकला, निचोड़ क्या निकला। तीसरी बात शिक्षा नीति में कही जेंडर इक्वलिटी, जो जेंडर इक्वलिटी यहाँ दिख रही है इस हॉल में, कला हॉल में, वो इक्वलिटी आनी चाहिए समाज में। महिलाओं का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट बहुत सबसे इम्पोर्टेंट। तो वीमेन एजुकेशन पर भी इस पर बल दिया गया है। बिना महिलाओं के विकास के देश आगे नहीं बढ़ सकता निश्चित रूप से। तो आर्थिक ये सामाजिक जो व्यवस्था है, सुधार कैसे हो, शिक्षा के माध्यम से ये नीति में बताया गया। भारत में कृषि सबसे महत्वपूर्ण है और भारत में अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। भारत में कितने गांव में किसी को आइडिया है आपके से? 1000, 2000, 5000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000। भारत में 6,38,000 गांव में 68% लोग गांव में रहते हैं। तो इनको आपको इनका विकास कैसे हो? डॉक्टर अब्दुल कलाम का दोबारा मुझे याद आ रही है जिन्होंने पूरा मॉडल दिया था PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटी इन रूरल एरियाज। जो शहरी क्षेत्रों में जो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में उनका विकास है, तब जाके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोजगार कब होंगे? ये तो आपने कोरोना काल में देख लिया कि श्रमिक जो है हजारों किलोमीटर पैदल जा रहा है, सैकड़ों किलोमीटर पैदल जा रहा है, उसी बात का पैसे है बिना चप्पल के जा रहा है गर्मी में। ये आपने टीवी पे देखा होगा, रेडियो पे सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। श्रमिकों की क्या हालत हुई थी कोरोना काल में?
लॉकडाउन लग गया, हजारों की संख्या में श्रमिक जो है अपने फैक्ट्री से गांव में पैदल गए और वहां पे खाने को कुछ भी रोजगार नहीं। वो क्यों नहीं था? वो इसलिए नहीं था कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी से रोजगार ना मिलेगा। तो आपको अपनी जो शिक्षा इस प्रकार से लेनी है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को अच्छी तरह समझें और एक एंटरप्रेन्योर रूरल एरियाज के लिए बने। आप इस दृष्टि से आप पढ़ाई करें कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से व्यवसाय चला सकता हूं। तो आपके रोजगार के अवसर जो है अपने आप बढ़ेंगे जब आप भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट तो ग्रामीण क्षेत्रों में है, रूरल मार्केट की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो केवल ये नहीं सोचे कि साहब इंदौर शहर में मुझे फैक्ट्री लगानी है और यहीं पर व्यवसाय करना है। आप ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि वहां भी मांग है, वहां भी लोग रहते हैं, वहां की अपनी समस्याएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सरकार का काम है, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, लेकिन आपका काम है कि वहां की जो अपॉर्चुनिटी है, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, उसको उसका अध्ययन करें और उस अध्ययन के आधार पर अपना व्यवसाय करने की सोचे, तब आपका रोजगार वहां पे हो सकता है। बिना ग्रामीण क्षेत्रों की जानकारी के एक सफल व्यवसाय आप कभी नहीं बन सकते। भारत का विकास अगर होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों से ही प्रारंभ होगा और वहीं होगा। शहरी क्षेत्रों में विकास से कभी राज्य का विकास नहीं होता। एक वक्त था जब चंद्रबाबू नायडू को कहते थे सर आइडियल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का आदर्श मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रबाबू नायडू। लेकिन वो चुनाव हार गए। वो क्यों हारे? क्योंकि वो शहरी क्षेत्रों पर ध्यान देते रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई। पूरे आंध्र प्रदेश में बिल्डिंग बनाई, लेकिन चुनाव हार गए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों पर भी ध्यान नहीं दिया। कृषक जो है वो आत्महत्या कर रहा है, हजारों कृषक आत्महत्या कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हमने विकास कर लिया। ऐसे विकास के क्या फायदा जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान है, वहां ना पीने का पानी है, ना सुविधाएं हैं, ना खाने का कुछ पता। ऐसे में देश का विकास नहीं हो सकता। तो आपको अगर व्यवसाय करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है समाज के लिए, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति, आर्थिक सामाजिक स्थिति विशेष रूप से उसका अध्ययन करना पड़ेगा और उसका समाधान खोजना पड़ेगा। इससे आपको भी लाभ होगा, समाज को भी लाभ। इस दृष्टिकोण से पढ़ाई करें, केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। और कम्युनिकेशन, आज कई बार मैं देखता हूँ कि IIMs की पढ़ाई करने के बाद स्टार्टअप खोल दिया, विदेश में पढ़ के आए और गांव में स्टार्टअप हो रखा और आप बहुत आगे बढ़े। वो कैसे बढ़े? क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों के नाम जानते हैं, उसकी पल्स जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से समस्याओं का भी समाधान हो गया, रोजगार के अवसर भी बढ़ गए, समाज को भी लाभ मिल गया और उनका व्यवसाय भी बढ़ गया और देश का विकास हो गया। तो स्टार्टअप के लिए यह आवश्यक है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बने, साहसी बने, रिस्क लेने की आप में क्षमता होनी चाहिए। जरूरी है कि आपके पास करोड़ों रुपये हो तभी आप व्यवसाय करें। एक छोटे से उद्योग से आप कमाई काम कर सकते हैं। जब मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी भारत आए 68 में, 68 में, तो उनके पास केवल 20,000 रुपए थे। धीरूभाई अंबानी, father of Mukesh Ambani, he had only 20,000 rupees which he collected while working as a helper in the petrol pump. धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर एक पेट्रोल डालने का काम करते थे, जो हेल्पर साहब अपनी स्कूटी के
या मोटरसाइकिल या गाड़ी के पेट्रोल लगवाना जाते पैसे वाला काम करते थे, लेकिन वो कहाँ पहुंच गए? 20,000 रुपये इकट्ठे करके भारत पहुंच गए और आज सफल व्यवसायी हुए और मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के बेटे क्या भी इसमें स्थिति है, कितने वर्ष में तो कम समय में आप सफल हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि करोड़ों रुपए की आपको आवश्यकता है। शिक्षा नीति में कृषि शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। एग्रीकल्चर एजुकेशन में भी व्यवसाय के बहुत सारे अवसर हैं, रोजगार के अवसर हैं। आप वाणिज्य के विद्यार्थी को तब भी कृषि की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और कृषि करने के नई नई तकनीकें खोज सकते हैं और रोजगार मिल सकता है, तो इसमें व्यवसाय कर सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन की शिक्षा नीति में बात की गई है। वोकेशनल एजुकेशन जो कि 5% विद्यार्थी अभी लेते हैं, लक्ष्य रखा गया है 50%। सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य शिक्षा नीति में रखा गया है ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो। वर्तमान में जो बच्चे 12th करके आगे निकलते हैं उसमें से केवल 27 बच्चे कॉलेज में आते हैं, बाकी पढ़ाई छोड़ देते हैं। विकसित देशों में 80%, साउथ कोरिया में 94% बच्चे पढ़ाई करते हैं आगे। मतलब स्कूल एजुकेशन के बाद कॉलेज में 100 में से 94 बच्चे साउथ कोरिया में पढ़ते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूके, इनमें 60 से 80% बच्चे आगे पढ़ते हैं। भारत में 27, 100 में से 27 बच्चे कॉलेज में आते हैं, बाकी पढ़ाई छोड़ देते हैं। लक्ष्य रखा गया है 50% का, कि कम से कम 50% बच्चे शिक्षा ग्रहण करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या एजुकेशन। तो बेनिफिट होगी 20 से This has to be increased to 50%. ये एक मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट किया गया। शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बात और है जो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। जो पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात कही जाती है, जो भारत का तुम्हारा एक बहुत इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री रही है, उसमें 64 कलाएं शिक्षा की तरफ, मतलब हर एक छात्र म्यूजिक भी पढ़ रहा है, डांस भी सीख रहा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा है, मेडिसिन भी पढ़ रहा है, सभी तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहा है। 64 कलाएं, आप तो केवल बीकॉम में पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन तक्षशिला यूनिवर्सिटी में वहां पर 64 तरह का डिसिप्लिन पढ़ाया जाता था। हर एक विद्यार्थी को म्यूजिक भी आता है, वो पेंटिंग भी करता है, इकोनॉमिक भी पढ़ रहा है, मेडिसिन में भी उसको ज्ञान है, ज्योग्राफी का भी ज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस का भी उसको ज्ञान है। तो एक विद्यार्थी को सभी प्रकार का ज्ञान है। शिक्षा नीति में बात की गई है कि हर एक कॉलेज में, हर एक ऑटोनोमस कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। तो अब शिक्षा नीति के हिसाब से कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं होगी, कोई लॉ यूनिवर्सिटी नहीं होगी, ऐसा नहीं उसमें कॉलेज में केवल लॉ की पढ़ाई हुई है। तो नई शिक्षा नीति में ये भी परिवर्तन, इसका हालांकि बहुत समय लगेगा, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, जिसमें एक छात्र को सभी प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, सभी प्रकार का ज्ञान दिया जाएगा, सारी जो शिक्षा की ब्रांचेज हैं उसका उसको ज्ञान दिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और अभी वर्तमान में आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि बीकॉम, बीबीए, आपके कोर्सेज के अलावा आप जो है
एज फार एज पॉसिबल कॉलेज में जो भी कोर्स चलता है, सर्टिफिकेट कोर्स चलता है या कॉलेज के बाहर की किसी संस्था में और कोई कोर्स चलता है तो उसका ज्ञान भी हासिल करें, इंग्लिश की भाषा पे अटेंड करें, कोई म्यूजिक है, कोई डांस कॉम्पिटिशन है, कई भाग में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। टोटल पर्सनैलिटी, होलिस्टिक पर्सनैलिटी की बात करिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की बात करिए। तो शिक्षा नीति में ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जो कि आपसे डायरेक्टली रिलेटेड हैं और मैं समझ रहा हूँ कि सरकार ने जो राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में जो कोशिश की वो सराहनीय है और इसके अच्छे परिणाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रोफेसर व्यास साहब को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 2 मिनट का समय बैठ जाइए आप लोग प्लीज। मैं इसी तौर पर अनेक बातों का जिक्र डॉक्टर माथुर जी ने अपने व्याख्यान में किया। 2 महत्वपूर्ण चीजों की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो सर ने करियर प्लेसमेंट की बात कही, तो मैं सबको बताना चाहूँगा राज्य शासन की जो स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना है उसकी भी टाइम हमारे यहाँ संचालित होती है, जिसमें डॉक्टर कुमार खंडेलवाल जी एमबीए वाली बिल्डिंग में करियर गाइडेंस सेल को देखते हैं। डॉक्टर आदित्य कुमार जी जो हमारे आईपीएससी के प्रभारी भी हैं, वरिष्ठ प्राध्यापक हैं मानव विभाग के, आप भी स्टेट डायरेक्टर बने हैं स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के पूरे राज्य भर के। दूसरी बात सर ने कम्युनिकेशन स्किल की कही कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमको किसी बात से कभी अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं लाना है कि वो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम का है, हम हिंदी मीडियम का है। हिंदी मीडियम वाला विद्यार्थी भी अपनी स्किल को बढ़ा सकता है। और जैसा कि सर ने कहा कि भाषाएं जितनी अधिक आए उतना अच्छा है। यदि हमारी मातृभाषा कोई भी मराठी है, बंगाली है, उड़िया है, तेलुगु है, तमिल है, इसके अलावा हम हिंदी भी सीखते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, तो अच्छी बात है। तो सर को बताना चाहूंगा इस हेतु हमारे यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज लैब भी है सर, इसी हॉल के नीचे, जहाँ पर विद्यार्थी कभी भी जाकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इंग्लिश में जाकर वहाँ टीचर से राय ले सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकते हैं। हमारे बीच डॉक्टर अरविंद व्यास जी भी हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक वाणिज्य विभाग के पीछे बैठे हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ में डॉक्टर आकांक्षा डोगरवाल, डॉक्टर रचना पांडे, डॉक्टर स्मृति अमरकार, हमारे वाणिज्य विभाग की सहअध्यापिका, आप भी यहाँ उपस्थित हैं, आपका भी यहाँ स्वागत है। अब अंत में ज्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमर रत्नानी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आभार प्रदर्शन करें। आज के इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से हमारे छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए होंगे। मैंने देखा बीच में कि कुछ विद्यार्थियों ने टिप्स भी नोट किए। मेरा विश्वास है कि ये टिप्स उनको आगे बढ़ने में जरूर मदद करेंगे। मैं जो हॉल में छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने शांतिपूर्वक बैठ करके इस कार्यक्रम को सुना। मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर व्यास जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतना सुंदर कार्यक्रम सुनने का हमें अवसर प्रदान किया। और अंत में डॉक्टर नवीन माथुर जी का भी आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से में से कुछ समय निकालकर हमें दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी जटिल दौर का दौरा आपका हो, कुछ समय हमारे विद्यार्थियों के लिए आप जरूर हमें देंगे, ताकि हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक लाभ दे सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी एक तरह से आगे बढ़ा